हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य सारे साम्राज्य से संबंधित जितने भी दोस्तों सब्जेक्टिव फैक्ट्स होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, उन सभी का दोस्तों अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसका अगला वीडियो ऑब्जेक्टिव्स आएगा मौर्य साम्राज्य का, उसमें दोस्तों उसके बाद मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप इस मौर्य साम्राज्य के सब्जेक्टिव वीडियो को देख रहे हैं पहली बार इस चैनल पर, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है कि ये प्राचीन भारत का दोस्तों सीरीज घटना चक्र बुक से करवाया जा रहा है और इसका दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ घटना चक्र प्राचीन इतिहास या भारत दीजिएगा दोस्तों, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें सारे वीडियो दोस्तों मौर्य अभी तक जो प्राचीन इतिहास पढ़ाए हैं उन सभी का वीडियो उस प्लेलिस्ट में है। और दोस्तों एक मॉडर्न हिस्ट्री जो कि कंप्लीट हो चुका है उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप जाके दोस्तों घटना चक्र के मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट को में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर दोस्तों इस चैनल पर पहली बार मौर्य साम्राज्य को आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मौर्य राजवंश जो है दोस्तों इसकी स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखिएगा, वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर यानी बहुत अधिक विस्तारित मात्रा में दोस्तों भारत पर अपना शासन स्थापित किया था, बृहत्तर भारत पर, और जिसका विस्तार दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। जान लीजिए कितना बृहत्तर भारत पर इनका शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का, जो ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा दोस्तों ईरान से मिलती थी। चंद्रगुप्त जो मौर्य है इसके समय की दोस्तों भारत की सीमा दोस्तों ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है, जो कि मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा रचित है दोस्तों। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वीरसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। धुंधीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। ठीक है, मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त दोस्तों विशाखदत्त के नाम से दो अन्य रचना का भी उल्लेख होता है। यह है दोस्तों पहला देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा है अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र के द्वारा रचित दोस्तों बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। कभी कभी ग्रंथ पूछ देता है दोस्तों किसके द्वारा रचित है, तो ये जो है सोमदेव के द्वारा रचित है और ये जो है ये क्षेमेंद्र के द्वारा रचित है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश, ये महाबोधि वंश बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। महाबोधि वंश इसके अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था। ठीक है, तथा वह मोरी नगर में उत्पन्न हुआ था। मोरी नगर को भी याद रखिएगा। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान दोस्तों मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ये भिविया है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। किसने सबसे पहले? विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। एरियन और प्लूटार्क इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। किसने? जस्टिन ने। इसके बाद देखिएगा दोस्तों ऋषि चनक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। ऋषि चनक ने, और अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्यखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से
की जाती है। यानी कि दोस्तों चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये ऋषि चाणक्य के पुत्र का नाम बताया जा रहा है। ये कौटिल्य ने ही दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना की थी। पुराणों में उसे द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र जो है दोस्तों, ये शासन के सिद्धांत की पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा दोस्तों रचित किया गया है। उसको याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों, इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत जो है दिया गया है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी राजा, आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है अर्थशास्त्र में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस से दोस्तों इसकी तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। उसके बाद है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। दक्षिण भारत की विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करता है। राजनैतिक तौर पर दोस्तों समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। प्रारंभिक विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। प्रारंभिक विजय के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। किससे? रुद्रदामन अभिलेख से। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र, जो दोस्तों गुजरात में है, सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसके बाद है दोस्तों, उसकी मृत्यु के बाद यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, पश्चिम में दोस्तों हिंदुकुश पर्वत और पूरब में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखला से दक्षिण में मैसूर तक, इतना भारत विस्तृत था चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय। याद रखिएगा, इसका साम्राज्य कितना विस्तार था? पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत और पूरब में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय की श्रृंखला और दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। नेक्स्ट है दोस्तों 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख। ये 150 ईस्वी का है दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। इनमें आनर्त और सौराष्ट्र यानी गुजरात, आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा? पुष्यगुप्त के द्वारा दोस्तों सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। किसमें? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में। और पुष्यगुप्त कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल था, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के साम्राज्य की जो पूर्वी भाग था उसके शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 बीसी में परास्त किया था। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिज कहा है। किसको? बिंदुसार को। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिज का संस्कृत रूप है अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। किसको? बिंदुसार को। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था बिंदुसार ने। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस, मिस्र यानी इजिप्ट के राजा एंटियोकस ने डैमेकस नामक राजदूत भेजा था।
इसको याद रखिएगा, ठीक है। डैमेकस नामक राजदूत किसने भेजा था? बिंदुसार के समय में इजिप्ट के मैंने मिस्र के राजा एंटियोकस ने, ये स्ट्रैबो के अनुसार। और प्लिनी के अनुसार, ये प्लिनी के अनुसार दोस्तों मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा, दोस्तों ये सीरिया के राजा हो गए, यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। बिंदुसार के समय दोस्तों स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय सीरिया के राजा, यहाँ सीरिया होगा, सीरिया के राजा एंटियोकस ने अपने राजदूत डैमेकस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में। प्लिनी के अनुसार दोस्तों मौर्य राज दरबार में इजिप्ट के राजा थे मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ये दोस्तों मिस्र के राजा थे। इन्होंने डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा था। तो डायनोसिस याद रखिए किसका राजदूत था? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का, जो कि दोस्तों मिस्र का राजा था। उसके बाद है बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से, यहाँ क्लियर हो गया कि एंटियोकस होगा, यहाँ राजा एंटियोकस जो है सीरिया का होगा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तु की मांग की थी। ये वस्तु थी दोस्तों मीठी मदिरा, उसके बाद याद रखिएगा सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर, यानी ये फिलॉसफी को छोड़कर दोस्तों, दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भेजवा दिए, यानी मीठी मदिरा और सूखी अंजीर। बौद्ध साक्ष्य के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में, अशोक जो है अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी उज्जैनी, अवंती की राजधानी दोस्तों उज्जैनी का उपराजा यानी वायसराय था। कौन? अशोक, अपने पिता के शासनकाल में। अशोक के पिता का नाम क्या है दोस्तों? बिंदुसार। इसके समय में ये अवंती के उपराजा यानी वायसराय थे। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष जो है, यानी असम और सुदूर दक्षिण, यानी दक्षिण जो है दोस्तों सुदूर दक्षिण और असम को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष जो है अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। ठीक है दोस्तों, अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकता था। ये अशोक ने किया था ऐसा। उसके बाद है दोस्तों सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा, उसके त्रिविध आयाम थे। सहिष्णुता, उदारता और करुणा। अशोक 273 बीसी के लगभग मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 बीसी में उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे दोस्तों देवा नाम पियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे दोस्तों अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। सिंहली अनुश्रुतियों में दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। अशोक के कार्यकाल में किसके अनुसार? सिंहली अनुश्रुति है दोस्तों दीपवंश और महावंश, इसके अनुसार अशोक के समय ही पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म का तृतीय संगति या सभा हुई थी, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों मोगलीपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने ही किया था। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। निग्रोध नामक भिक्षु दोस्तों अशोक को जो है उसके शासन के 4थे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तत्पश्चात दोस्तों, और ये किससे पता चलता है? दीपवंश और महावंश के अनुसार। तत्पश्चात दोस्तों मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। कौन दोस्तों? अशोक। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जबकि दिव्यावदान के अनुसार जो है दोस्तों अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, जबकि दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में शिक्षित दिया था। तो दोनों को याद रखिए। जबकि दिव्यावदान के अनुसार
उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र जो है दोस्तों, मौर्य शासक में अशोक और उसका पौत्र दशरथ जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिए मौर्य शासक में अशोक और दशरथ, अशोक का पौत्र मतलब पोता दोस्तों दशरथ, ये दोनों जो है बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे, अनुयायी थे। अशोक के अभिलेखों में दोस्तों रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। किसमें दोस्तों? अशोक के अभिलेख में। देखिएगा अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति जो है आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी दोस्तों, आधुनिक जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके जैसी थी रज्जुकों की स्थिति अशोक के समय, जिसे दोस्तों राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। उसके बाद है नेक्स्ट अग्रोनोमोई। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। अग्रोनोमोई जो था दोस्तों ये जिला के जो अधिकारी होते थे उसको कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारी काफिलों कारवां, मौर्य काल में व्यापारी काफिलों कारवां के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी। मौर्य काल में व्यापारी काफिलों के मुखिया को सार्थवाह। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्रा शुरू की। राजाभिषेक के 10 वर्ष बाद यानी 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया में स्थित है तथा 20 वर्ष बाद रुमनी देई अभिलेख जो रुमनी देई गया में है दोस्तों तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने, याद रखिएगा इस फैक्ट को, विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्य साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है, जैसे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। इस तरह से उन्होंने यात्रा किए थे अशोक की धम्म यात्रा। ठीक है दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा की थी, 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया था लुम्बिनी में। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी दोस्तों, लुम्बिनी ग्राम को भोग कर माफ कर दिया गया। भोग कर जो था लुम्बिनी में, ये महात्मा बुद्ध की दोस्तों जन्मभूमि के कारण जो है इसको भोग कर टैक्स फ्री कर दिया गया और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट कालसी, गिरनार और मेरठ। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है, इसको जरूर याद रखिएगा। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेख से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्ग में किया गया है। पहला में शिलालेख, दूसरा में स्तंभ लेख और तीसरा में गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। शिलालेख जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं शिलालेख। ये स्थान है दोस्तों शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरारगुडी और सोपारा। ये 8 को याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है, ये तो शिलालेख हो गया। ये अशोक के अधिकांश जो है अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख जो है शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा की लिपि जो है दोस्तों ब्राह्मणी न होकर खरोष्ठी है, तो इसको जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में है, लेकिन केवल 2 अभिलेख शाहबाज गढ़ी, ये जो है दोस्तों शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, ये 2 जो है ये दोस्तों ब्राह्मणी न होकर खरोष्ठी लिपि में है, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा। और बाकी दोस्तों प्राकृत और प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख
सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेयिक लिपि में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी और सीरिया भाषा अभिलेख है। ये जो है दोस्तों तक्षशिला से जो है ये आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेयिक लिपि में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरिया भाषा अभिलेख। यहाँ देखिएगा दोस्तों सीरिया भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों यानी शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टी को ही दोस्तों शिलालेख कहते थे, उस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान थे सर जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। उसके बाद है दोस्तों डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया था। पराक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। पराक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पीपर हवा, सहगोरा और महास्थान। ये इस प्रकार इसका नाम है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से दोस्तों बाएं लिखी जाती थी। तो ये लिखावट पूछता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से दोस्तों, खरोष्टी लिपि जो है ना इधर से दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय माइसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसेन, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम आदि विद्वान को है। यह मुख्यतः दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। तो इसको भी याद रखिएगा, यह उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी खरोष्टी लिपि। उसके बाद है दोस्तों अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गुर्जरा लघु शिलालेख ये अशोक का नामोल्लेख करने के लिए, यानी अशोक का दोस्तों इस पर नाम उल्लेखित किया गया है गुर्जरा लघु शिलालेख में, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मास्की, नेतुर और उडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों बाभरू या वैराट स्तंभ लेख। ये बाभरू या वैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसको याद रखिएगा। किस अभिलेख में? बाभरू या वैराट स्तंभ लेख में अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। कौन सा अभिलेख? बाभरू व स्तंभ लेख। इसको याद रखिए। इसी से पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी थे, यानी बौद्ध के फॉलोवर थे। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध यानी पशु बलि पर रोक के संदर्भ में लेख इस प्रकार है कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे। प्रतिदिन पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में, प्रियदर्शी किसको कहा गया है दोस्तों? अशोक को। यानी अशोक की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे। लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता है। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है प्रथम शिलालेख पर, जिसमें लिखा है दोस्तों पशु बलि निषेध है। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद
विभिन्न प्रकार की प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। 5वां स्तंभ लेख में भी। अशोक के राज्यकाल की दोस्तों देखिएगा, पहली बड़ी घटना जो है ये कलिंग युद्ध है और इसमें अशोक की विजय थी। कलिंग युद्ध में अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। कलिंग युद्ध के बारे में दोस्तों 13वां शिलालेख से साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 बीसी में घटित हुआ था। अशोक के शासन के 8 वर्ष बाद 261 बीसी में, क्योंकि 269 बीसी में दोस्तों अशोक राज्याभिषेक किया था। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12, ये जो है दोस्तों अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वां शिलालेख, इसमें सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता के लिए पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य जो है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य चोल, पांडव, सत्यपुत और केरलपुत सहित ताम्रपर्णी कहाँ है दोस्तों, श्रीलंका में, इसकी सूचना मिलती है। यानी संगम राज्यों की दूसरे और 13वें शिलालेख से मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्री संबंध थे। किससे? 13वें शिलालेख से। ये 5 यवन शासक कौन थे दोस्तों? जिनमें एंटियोकस द्वितीय, थियोस सीरिया का शासक था। ये एंटियोकस द्वितीय दोस्तों, थियोसस, ये सीरिया का शासक था। तुरमाय ये टालमे द्वितीय फिलाडेल्फस, जो कि दोस्तों इजिप्ट मिस्र का राजा था। दूसरा ये हो गया। अंतकिनी दोस्तों ये प्रांत है जो कि एंटीगोनस गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था, यानी मैसिडोनिया से संबंध था दोस्तों। इससे भी इसको अशोक का दोस्तों मैत्रीपूर्ण संबंध था। मैसिडोनिया के शासक थे एंटीगोनस गोनातास। उसके बाद है मग, ये दोस्तों साइरीन का शासक था। साइरीन का शासक जो है, इससे भी दोस्तों इसका संबंध था अशोक का। उसके बाद है अलिक सुंदर जो है दोस्तों, इसमें अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस का राजा अलेक्जेंडर एपाइरस था दोस्तों, या एपिरस का राजा था अलिक सुंदर। इसके साथ भी दोस्तों अशोक का मैत्रीपूर्ण संबंध था। ये 13वें शिलालेख में स्पष्ट है। तो 5 यवन शासक याद रखिएगा, से साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उनके नाम दिया हुआ है अंतियोक, तुरमाय, अंतकिनी, मग और अलिक सुंदर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। याद रखिएगा, गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में की गई है। तो इसको भी याद रखिएगा। गोरखपुर जिले से जो सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख मिला है और बांग्लादेश के बोगरा जिला से दोस्तों महास्थान अभिलेख मिला है, इसकी रचना अशोक काल में प्राकृत भाषा में हुई है। यहाँ देखिए दोस्तों, प्राकृत भाषा में हुई है और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। और किस भाषा में लिखा गया है? ब्राह्मणी लिपि में। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्य के संबंध में भी है। यह अभिलेख दोस्तों सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थान अभिलेख। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। ये दोनों को याद रखिएगा, धर्मस्थीय और कंटक शोधन जो है दोस्तों, ये मौर्य काल की न्यायालय थी 2 प्रकार की। इसमें धर्मस्थीय दोस्तों दीवानी मामले इसमें देखा जाता था धर्मस्थीय में, और कंटक शोधन में दोस्तों फौजदारी
न्यायालय थे। कंटक शोधन क्या थे? फौजदारी न्यायालय। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में दोस्तों गुड पुरुष कहा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। गुप्तचर को दोस्तों अर्थशास्त्र में गुड पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचर का उल्लेख मिलता है। संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले, तथा दोस्तों संचरा, संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। उसके बाद है दोस्तों मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। किसमें? इंडिका में जो मेगास्थनीज की है दोस्तों, इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है। इसके अनुसार है, इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्य वाली समिति द्वारा होता था और इसकी कुल 6 समितियां होती थी। ठीक है दोस्तों, 30 सदस्य यानी कुल 6 समिति, यानी प्रत्येक समिति में जो है दोस्तों 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। तीसरी समिति, चूंकि टोटल 6 समिति थी तो इनमें तीसरी समिति जनगणना सेंसस का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य दोस्तों नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है, जनगणना। उसके बाद है दोस्तों 6ठी समिति जो है, इसका कार्य था बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स वसूल करना। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था, यानी 1/10 भाग दोस्तों सेल टैक्स जो है वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को दोस्तों मृत्यु दंड दिया जाता था, इसको भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों किस समय दिया जाता था? मौर्य काल में। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। नगर के पदाधिकारी को दोस्तों एस्टिनोमोई कहता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो ये मेगास्थनीज को किसने भेजा था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर द्वारा। ये सेल्यूकस निकेटर दोस्तों ये अपना राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा था, जो कि एक यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। मौर्य युग में जिसका प्रमुख दोस्तों नागरक या पुरमुख्य था। ठीक है। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को दोस्तों 7 श्रेणी में विभाजित किया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 श्रेणी में विभाजित था, जो इस प्रकार है दोस्तों। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। ये 7 श्रेणी को आप याद कर लीजिए। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था अपनी जाति से बाहर। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। तो याद रखिएगा, भारत की वैज्ञानिक सीमा कौन थी? हिंदुकुश पर्वत। किसके अनुसार? स्मिथ के अनुसार। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का नाम मिलता है। अशोक के अभिलेख में ये 5 प्रांत कौन है दोस्तों? उत्तरापथ, अवंतीरठ, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राच्य पूर्वी प्रदेश। उत्तरापथ की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी। अवंतीरठ की राजधानी उज्जैन थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी और दक्षिणापथ की राजधानी दोस्तों सुवर्णगिरी थी और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। ये 5 प्रांत को आप याद रखिएगा। ये कहाँ मिला है? अशोक के अभिलेख में। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट, भाग और बलि प्राचीन भारत में राजस्व के सोर्स थे। भाग और बलि अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। राजा ही भूमि का मालिक होता था और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादक के एक भाग का अधिकारी होता था। इस कर को भाग कहते थे, याद रखिएगा, तथा कहते थे। इसी प्रकार बलि भी दोस्तों राजस्व का स्रोत था।
ये भाग क्या था? भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का मालिक राजा होता था, उसी कर को दोस्तों भाग कर कहते थे। और एक अलग प्रकार का कर था जो बलि कहलाता था, ये भी राजस्व का ही सोर्स था। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। यानी मौर्य मंत्री परिषद जो था, काउंसिल ऑफ मौर्य मिनिस्ट्री, इसमें दोस्तों राजस्व को कलेक्ट करने का कार्य समाहर्ता द्वारा किया जाता था। एक था दोस्तों अंतपाल। अंतपाल जो था ये सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। अंतपाल को याद रखिए, ये बॉर्डर सिक्योरिटी की देखभाल करता था। जबकि प्रदेष्टा जो था दोस्तों, ये विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। प्रदेष्टा विषय या कमिश्नरियों का प्रशासक। अब दोस्तों जो है ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है दोस्तों। जैसे उपर्युक्त पदाधिकारी के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी ये सब दिया है, इन सब का कार्य देखिएगा। जैसे पानियाध्यक्ष था, ये दोस्तों वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, ठीक है, कॉमर्स का दोस्तों अध्यक्ष होता था पानियाध्यक्ष। सुराध्यक्ष होता था, सुराध्यक्ष सुनाध्यक्ष ये दोस्तों बूचर खाने का अध्यक्ष होता था। गणिकाध्यक्ष जो था दोस्तों, ये वेश्याओं का निरीक्षक था। कौन? गणिकाध्यक्ष। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो था दोस्तों, ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, तो इसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, सीताध्यक्ष जो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अकाराध्यक्ष ये दोस्तों खान का अध्यक्ष होता था, माइंस का। उसके बाद होता था लक्षणाध्यक्ष, ये दोस्तों छापा खाने का अध्यक्ष होता था। उसके बाद होता था दोस्तों लोहाध्यक्ष, ये धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। और वनाध्यक्ष दोस्तों, ये जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष होता था। कौन? नवाध्यक्ष, याद रखिएगा नवाध्यक्ष। नौ से याद रख सकते हैं दोस्तों, जहाजरानी विभाग। उसके बाद था दोस्तों गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने किया था। यानी कि दोस्तों अभी जो वर्तमान में ग्राम पंचायत है, ये दोस्तों मौर्य के समय से ही विकसित था। यहाँ लिखा हुआ है गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था मौर्यों के समय ही दोस्तों सूत्रपात किया गया था। इस काल में ग्राम सभा गांव से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी दोस्तों मौर्य समय में। नेक्स्ट है दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। पति द्वारा अगर दोस्तों पत्नी को छोड़ दिया जाता है तो उसको विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, यानी सती प्रथा नहीं था दोस्तों उस समय। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी, ये तो इससे ही से स्पष्ट हो जाता है। मौर्य का समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्याभिचारिणी होने मतलब दोस्तों बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। ये मौर्य शासन में दोस्तों ये सब व्यवस्थाएं थी। नेक्स्ट है विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा वरात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। विदेशियों को दोस्तों भारतीय समाज में मनु द्वारा वरात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ जो है दोस्तों ये चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये भी कोई बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो सभी स्तंभ जो है मौर्यकालीन, ये सभी स्तंभ ये चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। दूसरा है दोस्तों स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्थापत्य कला की दृष्टि से दोस्तों सांची का जो स्तूप है इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है स्थापत्य कला में। सांची दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था, सांची स्तूप का, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, यानी 3री शताब्दी BC था दोस्तों।
जबकि भरहुत का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, भरहुत स्तूप। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, तो इसको भी याद रखिएगा। अमरावती का स्तूप दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है, अमरावती स्तूप। नेक्स्ट है दोस्तों, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। कौन सा? अमरावती स्तूप का, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये सारनाथ का जो दोस्तों धमेक स्तूप है ये गुप्तकालीन है। धमेक स्तूप जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं दोस्तों। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। ये स्पूनर महोदय ही दोस्तों इन दोनों भवन मौर्य काल की ये लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष की खोज की थी, जो कि पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार में है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष, बुलंदी बाग से दोस्तों इस विशाल नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष, कुम्हरार से क्या? राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था दोस्तों, इसको भी याद रख सकते हैं। उसके बाद जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 BC में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। यानी पुष्यमित्र शुंग ही दोस्तों अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या 184 BC में किया था। कहीं कहीं दोस्तों 185 BC देता है। उसके बाद ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाया, ठीक, कहाँ? गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील खुदवाया तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे जो है नहर निकाली थी अशोक, जबकि इसका निर्माण सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। शक क्षत्रप थे दोस्तों रुद्रदामन, इसके जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन जो है इन्होंने इस झील की मरम्मत कराई थी, तो ये भी पूछता है दोस्तों। तो जूनागढ़ के शासक थे रुद्रदामन जिन्होंने इस झील सुदर्शन झील का मरम्मत भी करवाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे उसको कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसमें से संबंधित जितने भी PYQ होंगे उन सभी को दोस्तों करवाया जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। थैंक यू।